अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फरजान खान एक्सपर्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है और उस रोड मैप के मुताबिक हम आज लेक्चर नंबर 4 यानी कि सेंटेंस पेपर पहुंच चुके हैं। और इस सेंटेंस के लेक्चर के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, we will go through the definition of a sentence. Number 2, we will go through the making of a sentence. Number 3, we will go through the parts of sentence. Number 4, we will go through the types of subject, predicate and object. तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले सेशन के अंदर हमने बात की थी फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो पिछले लेक्चर्स आपको हमारे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप वहां से देखकर फिर हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आए शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या चीज होती है। आपने बहुत सारे टीचर्स को सुना होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी किताबों के अंदर आपने देखा होगा कि वो सेंटेंस को डिफाइन करते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और दैट गिव्स यू अ कंप्लीट आइडिया। ठीक है, कुछ हद तक तो ये सेंटेंस ठीक है, बट अगर रिटन की बात की जाए, अगर रिटन की बात की जाए तो लिखने के अंदर तो हम सेंटेंस को सिर्फ इस तरीके से नहीं लिखते। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं ये एक जुमला लिखूंगा कि आई गो टू स्कूल। अब ये तो हमारे पास जुमला हुआ है बट दैट मस्ट बी इन स्पोकन। ठीक है, रिटन के अंदर जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा था कि रिटन में हम पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यानी कि अपर केस लेवल लेटर्स और यू कैन से लोअर केस लेवल लेटर्स। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ही गोज टू स्कूल, अब ये तो हमारे पास सेंटेंस हुआ है बट दैट इज इन स्पोकन, राइट। ये हम रिटन में इस तरह का सेंटेंस लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग, क्योंकि द सेंटेंस इज नॉट बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड द सेंटेंस is not followed by a punctuation mark, that is a full stop, because of the type of the sentence, or you can say the mood of the sentence, right। तो वो डेफिनेशन तो ठीक है बट कुछ हद तक ठीक है। अब इस चीज को हम आगे लेकर जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम सेंटेंस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे और उसके बाद सेंटेंस की सही डेफिनेशन क्या है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। मैं कहता हूं कि अ सेंटेंस is a group of words according to the frame of grammar that gives a complete idea, a means that makes a complete sense. It always starts like in written. In written, it always starts with a capital letter and ends with a punctuation mark. Like the possible punctuation marks to end the sentence is a period, a full stop you can say, और दूसरी चीज हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। तीसरी चीज हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क या अलामत फिजाइया, या इसको आप बोलते हैं अलामत नदाइया। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं सेंटेंस को। आइए हम इसको जरा लिखने की भी कोशिश करते हैं और आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, मैं आपको ये दे देता हूं और उसके बाद लेट्स सी कि आप उसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी उसके बारे में क्या राय है। मैं सेंटेंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं। A sentence is a group of words that expresses a complete thought and follows grammatical structure. Follows grammatical structure का मतलब यहाँ पर हमारे पास यूं हुआ है कि क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि जो ग्रामर है, ग्रामर वो तो है ही एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर है, एक सांचा है, राइट। अगर आप ग्रामर से थोड़ा सा भी इधर उधर जाएंगे तो फिर आपका इवन एक लफ्ज भी ठीक नहीं होता, लेट्स सपोज, राइट। अच्छा जी, तो ग्रामर स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर उस जुमले को होना चाहिए और उसके बाद इन रिटन क्या हो, इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कैन डिफाइन अ सेंटेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये तो इस सेंटेंस की बात हो गई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखने लगा हूं। मैं कहूंगा ही प्लेज
cricket. Up, full stop. Now in this sentence, if you can see, you will come to know that the sentence is beginning with a capital letter he, okay, the H, और उसके बाद the sentence is ending with a full stop, as I told you. Other than that, it is following a grammatical structure. And what the grammatical structure is: number one, we are going to write subject; number two, we are going to write verb; and number three, हम object लिखते हैं, right? In English, हमेशा के लिए याद रखें, there is a little bit difference. English के अंदर हम the simplest structure of a sentence लिखते हैं subject verb plus object, right? For example, I eat banana. और उर्दू या हिंदी के अंदर यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट हो जाता है. कैसे डिफरेंट होता है? वो ये होता है कि हम सब्जेक्ट और उसके फौरन बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर हम वर्ब लगाते हैं, यानी कि मैं banana खाता हूँ, right? So I eat banana. This is how you are making the structure in English, the simplest structure, right? अच्छा जी, एक तो हमारे पास मुहतरम ये बात हो गई है. दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हम बात करने लगे हैं, वो ये है, पहले तो डेफिनेशन हो गई, दूसरी चीज हमारे पास ये हुई है कि हम सेंटेंस को बनाते कैसे हैं. अब सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कितनी चीजों का होना जरूरी है? दो चीजों का. अब वो दो कौन कौन सी चीजें हैं, आ जाए उसके बारे में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स एज वेल. अच्छा जी, उसमें हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट, दूसरी चीज हमारे पास है प्रेडिकेट. आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप जिंदगी में पहली मर्तबा आसान तरीन तरीके से सीखने लगे हैं, राइट? अच्छा जी, आप सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा उस चीज को कहते हैं, या ये जुमले के अंदर वो लफ्ज होता है जो आपको इन्फॉर्म करता है कि who और what are you know doing और what is. एक है तो what is और उसके बाद है what are, right? तो कौन या क्या ऐसी चीज है इस जुमले के अंदर जो कुछ ना कुछ कर रहा है, right? who और what the sentence is about. सिंपल टर्म्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जुमला किस चीज के बारे में है या किस इंसान के बारे में है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल लिख के दूंगा, तो उसमें हम बोलेंगे द कैट. ये तो हमारे पास सब्जेक्ट हुआ. अच्छा, अब प्रेडिकेट क्या चीज है? प्रेडिकेट के बारे में हमेशा याद रखें कि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इस जुमले में जो कोई काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, किस चीज ने ये काम किया है. लाइक व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज. ये आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है, राइट? अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने लिखा द कैट, तो हमारे पास सब्जेक्ट हुआ. अब प्रेडिकेट को हम लिखेंगे तो मैं कहूंगा स्लीप्स ऑन द, किस चीज के ऊपर सोता है? सोता है बिल्ला के बिल्ली. सो अंडर ऑन द मैट. अच्छा जी, सो द कैट स्लीप्स ऑन द मैट. आप इसके अंदर इस जुमले को देखेंगे तो आपको दो चीजें इसमें नजर आएंगी. नंबर वन, वो हमारे पास है द कैट, जो हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. नंबर टू है प्रेडिकेट. इस सब्जेक्ट के अलावा जितना भी जुमले का पार्ट होता है वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है. So subject is what doing an action in a sentence. Subject वो होता है जो जुमले के अंदर कोई ना कोई काम करता है. जैसे I am writing on the board, I am speaking to you, you are listening to me, right? अच्छा जी, I am recording the lecture. So I subject हुआ and उसके बाद am recording the lecture, ये हमारे पास predicate हुआ. You subject हुआ और listening to the lecture, ये हमारे पास predicate हुआ, राइट? अच्छा जी, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये तो बहुत दोनों आसान चीजें हो गई हैं. अब इसके अलावा अगर आपके पास सब्जेक्ट भी है जुमले के अंदर और आपके पास प्रेडिकेट भी जुमले के अंदर है, तो देन यू कैन ब्रेक द प्रेडिकेट फर्दर इनटू वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एंड अदर देन दैट यू कैन आल्सो से अदर एलिमेंट्स.
अच्छा जी, अब हम उसके बारे में क्या करते हैं, इसी प्रेडिकेट को अगर आप आगे जैसे मैंने कहा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसी, ये तो हमारे पास मुहतरम सब्जेक्ट हुआ, ये स्लीप्स हमारे पास वर्ब हुआ, राइट, और उसके बाद ये हमारे पास होता है क्या चीज, ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब एक और जुमला लिखते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्ट की सही तरीके से समझ आ जाए। अब ऑन द मैट, इस इंच को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोलते हैं, ये फिर अपने लिए एक अलग डिस्कशन है। तो एक और जुमला लिखते हैं आसान तरीकों से, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको कोई मसला ना हो। अच्छा जी, अब मैंने कहा एक जुमला में लिखने लगा हूं कि द बॉय kicked द बॉल, द बॉय kicked द बॉल। अच्छा, अब इस जुमले के अंदर आपको पहले से पता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या चीज है, वो तो बॉय हो गया हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद किक द बॉल, ये ओवरऑल हमारे पास प्रेडिकेट हो गया, और उसके बाद ये इसको हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस प्रेडिकेट को मजीद डिवाइड करने की अगर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास दो और भी चीजें हैं। अब दो और भी चीजें जो हैं वो हमारे पास ये है, किक्ड जिसको आप बोलते हैं वर्ब, और द बॉल इसको आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट। द बॉय kicked the ball, the boy is a subject, यानी कि इस जुमले के अंदर अगर आप कोई सवाल पूछे कि the doer of an action, right, वो कौन है, तो आप बोलेंगे the boy, right, यानी कि the topic of the sentence भी in other words आप कह सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि who और what, तो of course the boy। अच्छा जी, the action or state of being, या तो आप कोई काम कर रहे हैं, या state of being, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं I am a man, I am a player, I am a teacher, right, तो the state of being। अच्छा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन आपने आपसे ये पूछेंगे, अगर आप सब्जेक्ट के वर्ब के बारे में नहीं जानते तो आप ये पूछेंगे कि व्हाट डज द सब्जेक्ट डू, कि सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास एक काम कर रहा है, और वो काम कौन सा है, किकिंग द बॉल। अच्छा जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, हर वो चीज जो आपके एक्शन की वजह से, या जो सब्जेक्ट के एक्शन की वजह से, सब्जेक्ट के काम करने की वजह से, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए, तो कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके काम की वजह से डिस्टर्ब हो जाए, या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ जाए, कोई असर पड़ जाए, यानी कि whom और what, यानी जो वर्ब के बाद, जैसे मैंने आपको पिछले एक जुमले में कहा कि द बॉय किक्ड what did the boy kick, तो ऑफ कोर्स द बॉल, तो बॉल हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास होगा है ऑब्जेक्ट। हम आगे मूव करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास वो सॉरी ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस के अंदर कोई और भी चीज है। तो द आंसर, द क्वेश्चन इज दैट नॉट ऑल सेंटेंसेस हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है, इसको हम आगे जाके इसी सेशन में इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा जी, और कई दफा ऐसे होता है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं यू नो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद या तो हमारे पास होते हैं जो है ना एडवर्बियल्स। अब कम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, कम्प्लीमेंट जो है, अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि हाउ डू डिफाइन अ कम्प्लीमेंट, सो कम्प्लीमेंट बेसिकली यू नो इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप इसको हमेशा लगाते हैं लिंकिंग वर्ब के सामने, लाइक इज, लाइक जिसे मैंने आपको पिछली थोड़ी देर पहले कहा कि आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, राइट, या फॉर एग्जांपल become or be, you know, or seen etc, तो इसको हम कहते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स है। मैं इसी लिंकिंग वर्ब्स के बारे में आगे जाके भी बात जो है ना करता हूँ, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, तो इसमें हमने दो बातें की कि not all the sentences have direct objects, sometimes they have complements, sometimes
like they have adverbials as well. अब complement आप किस चीज को कहते हैं? For example, अगर आप इसको बोलते हैं complement, मैंने कहा I am a teacher. अब टीचर तो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ये एम जो है, जैसे मैंने आपको कहा लिंकिंग, क्योंकि ये लिंक करता है किसको, सब्जेक्ट को विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसको बोलते हैं ये लिंक करता है, लिंकिंग वर्ब है। आपको लगता होगा कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों? ये हेल्पिंग वर्ब तब होगा अगर फॉर एग्जाम्पल इसके बाद कोई अगर इसके बाद क्या हो, हमारे पास कोई मेन वर्ब हो। आप चूंकि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास मेन वर्ब है नहीं, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू आईज, राइट, आई हैव अ ब्रदर। तो आई हैव तो वैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं, लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो तब यूज करते हैं अगर आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन टी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारे पास होगा आई, और एम जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब की बजाय ये काम करेगा लिंकिंग वर्ब, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये मेन वर्ब है, क्योंकि ऐसा जुमला कोई हो ही नहीं सकता कि जिसके अंदर आपके पास क्या ना हो, आपके पास मेन वर्ब ना हो। इसके बारे में अभी नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंप्लीमेंट की, तो यहाँ पर अगर आप टीचर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई एम अ टीचर, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये जुमले को कंप्लीट करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हमारे पास होती है एडवर्बियल। एडवर्बियल के बारे में, अब एडवर्बियल की चीज है, आ जाए इसके बारे में जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। जो एडवर्बियल होता है वो हमेशा के लिए इट एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये मजीद मालूमात ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, टाइम के बारे में, फॉर एग्जांपल मैनर के बारे में, कोई काम हुआ है तो कैसे हुआ है, कोई काम हुआ है तो, कोई काम हुआ है तो कब हुआ है, कोई काम हुआ है तो कहाँ हुआ है, यानी प्लेस के बारे में आपको बताता है, ठीक है। कोई काम हुआ है तो क्यों हुआ है, यानी कि रीजन आपको बताता है। तो अगर आप बताते हैं, आप यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे, ही runs फास्ट। पहले तो ये फास्ट को बहुत सारे लोग फास्टली लिखते हैं, लेकिन ये फास्टली नहीं लिखते, क्योंकि एडवर्ब जो है ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे जो है डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आप फास्टली नहीं लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे। या इन अदर वर्ड्स एक और जुमला आप लिखेंगे, ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकली। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास ये वर्ड है क्विकली, ये आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये काम हुआ है, लेकिन ये काम कैसे हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास दो बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या चीज है, मैंने आपको यहाँ पर कहा कि हम आगे जाके इस चीज के अंदर इस चीज के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। हम आगे जाएंगे और आई विल राइट अ सेंटेंस हियर, he is अच्छा। अब यहाँ पर आपको पता है ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ये ईटिंग हमारे पास वर्ब हुआ, और उसके बाद बनाना हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब है, ए जो है वो हमारे पास आर्टिकल के तौर पर यूज हुआ है। इन दोनों चीजों को हम निकाल कर एक सादा सा जुमला लिखेंगे, तो मैं कहूंगा ही इट्स bananas. So he subject, its verb, and bananas object. अच्छा, अब कई दफा हमारे पास ऐसा जुमला होता है कि जिसके अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखेंगे we sleep at night। अब इस जुमले के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक हमारे पास होगा वी यानी कि सब्जेक्ट, स्लीप यानी कि वर्ब। अब एट नाइट क्या चीज है, वो तो आपको टाइम के बारे में बताता है, राइट। बट अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे वी स्लीप, हम सोते हैं, तो this is the sentence, this is a sentence that is not having any object, but still we know that it is a sentence. We call it a sentence. Why? Because it is giving a complete idea. It is making it completely understood, right? आपको मुकम्मल तौर पर समझा रही है जुमला। अच्छा, और इस किस्म के वर्ब्स को हम बोलते हैं कि ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है।
ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो होता है कि इट मस्ट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू गिव यू कंप्लीट मीनिंग, राइट। और फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं आई एम रीडिंग, सो आई एम रीडिंग व्हाट, आई एम रीडिंग अ बुक, राइट। आई एम टेकिंग, सो आई एम टेकिंग व्हाट क्लास, आई एम टेकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी, एटसेट्रा, राइट। अच्छा जी, दूसरा ये हमारे पास इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव उस वर्ब को कहा जाता है जिसके बाद आपको किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी कि जुमला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस, तो सन राइजिंग जो है वो तो एक राइजिंग जो है इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है, फॉर एग्जांपल, राइट। अच्छा जी, एक तीसरी हमारे पास चीज है जो आज तक उसके बारे में किसी ने बात नहीं की और 99% लोगों के लिए वो चीज नई है, उसको हम बोलते हैं एम्बी ट्रांजिटिव। अब एम्बी ट्रांजिटिव क्या चीज है? एम्बी ट्रांजिटिव जो है वो हमेशा उस वर्ब को कहा जाता है विच कैन बोथ बी यूज्ड एज अ ट्रांजिटिव एज एन इंट्रांजिटिव। अब ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे कि द स्कूल is opening tomorrow, और फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे I am opening the door। अच्छा, अब इसी के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजें हैं कि एक चीज है ओपनिंग यहाँ पर भी है, ओपनिंग यहाँ पर भी है, बट इस ओपनिंग के बाद वी हैव नो ऑब्जेक्ट हियर, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर ओपनिंग को हमने यूज किया है एज अ ट्रांजिटिव, और उसके बाद सॉरी एज एन इंट्रांजिटिव, और यहाँ पर ओपनिंग है, इसको हम देखेंगे कि आगे इसका एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसको एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है that must needs an object to give you a complete meaning। intransitive वो verb होता है that doesn't need any object to complete the sentence or to give a complete meaning। ambitransitive वो होता है जो आपको कभी आप उसको एज ए ट्रांजिटिव यूज करें और कभी आप उसको एज एन intransitive के तौर पर यूज करें, इसको हम बोलते हैं एम्बिट्रांजिटिव। अच्छा, इसके अलावा एक और खूबसूरत पॉइंट है, जो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होता है उसको आप पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसके वॉइस को आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ऐसा जुमला दैट हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो उस जुमले को आप जो है पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक दो बातें हो गई हैं नई नई। अब हम आगे जाएंगे और आगे देखेंगे कि आगे हम किस चीज के बारे में बात करने लगे हैं। आगे जो है हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत चीज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास है, और इसको इन अदर वर्ड्स आप पैटर्न भी कहना चाहें तो ये भी अच्छी बात है, ये भी सही है। यानी कि अब हम बात करेंगे 5 कोर सेंटेंस पैटर्न्स। अब 5 कोर सेंटेंस पैटर्न्स, 5 कोर सेंटेंस पैटर्न्स। अच्छा, अब पैटर्न्स, इसके अंदर जो नंबर 1 हमारे पास है वो बड़ा बेसिक है, जिसको आप बोलते हैं कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ दो चीजें होती हैं, यानी कि एक तो आपके पास है एक आपके पास सब्जेक्ट है, दूसरा आपके पास है वर्ब। यानी कि आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे बर्ड्स फ्लाई। अच्छा, ये तो हमारे पास एक हुआ, उसके अंदर आपके पास सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है। दूसरा हमारे पास जो कोर सेंटेंस पैटर्न है वो है सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब अच्छा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिखें कि शी रीड्स अ बुक। अच्छा, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी हुआ, वर्ब भी हुआ, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हुआ। तीसरा हमारे पास जो सेंटेंस पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट।
अच्छा, अब ये क्या चीज हो गई है, SVC यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। अच्छा, इसको हम कुछ यूं लिखेंगे कि ही इज, आप लिखेंगे डॉक्टर, आप ये भी लिख सकते हैं ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर वाला सही है, दोनों सही है, बात जुमला हमारे पास प्रॉपर हो जाए तो अच्छा है, इतने भी तो हम बेसिक्स में ना चले ना। अच्छा, तो हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, हमारे पास वर्ब हुआ, मैंने आपको पीछे इस के बारे में बात बताई कि वो क्या है, और उसके बाद है अ डॉक्टर। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट क्यों है? क्योंकि कंप्लीमेंट को हम हमेशा यूज करते हैं फॉर टू थिंग्स, फॉर डेफिनेशंस और उसके बाद है फॉर जो है डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज हो गई है। दूसरी हमारे पास चीज हो गई है, दूसरी नीच होती, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब ये क्या चीज होगी, इसमें हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। यस, दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इधर इसलिए आ रहे हैं कि एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, कैसे? हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लिखेंगे कि ही gave me a diary। अच्छा, इसमें हमारे पास he is a subject, gave is a verb, me भी ऑब्जेक्ट है, a diary भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, let me change the color for the a diary, ये हमारे पास हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको हम इसलिए बोलते हैं, जैसे मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। अच्छा, ही गेव मी अ डायरी। अब डायरी जो है, जब आपको कोई बंदा देता है तो उस बंदे के देने में, यानी कि when the person is giving you the diary, like the position of the diary is constantly changing। कैसे? वो मुसलसल उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। और ये तो हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होती ही वो चीज है जिसके ऊपर सब्जेक्ट के यानी कि काम करने वाले के वर्ब्स यानी कि काम करने वाले के काम से, एक्शन से असर पड़ जाए। अब इस डायरी के ऊपर तो असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखिए, ये पेन है, सो आई एम गिविंग यू द पेन, सो द पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, एक ये है। दूसरी चीज हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं कि इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डायरी की वजह से इस मी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये आसिफ है, ये आसफा है, सो आसिफ इज गिविंग डायरी टू आसफा, सो आसिफ गेव अ डायरी टू आसफा। तो आप देखें, ये पेन है, चलो, आसिफ गेव द पेन टू आसफा, तो आसिफ इज अ सब्जेक्ट, गिविंग इज अ वर्ब, पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आसफा इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वजह यह है कि इस बंदे के यानी कि पेन देने की वजह से इस बंदे के जो काम है ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से इसके ऊपर भी असर पड़ा। असर क्या पड़ा? पहले हाथ की पोजीशन ये है, आसफा की ये पोजीशन है, डायरी लेगी, पेन लेगी, तो उसकी ये पोजीशन बन जाएंगी। द थिंग इज के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से किसी तीसरी चीज पर असर पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास हमेशा हमेशा याद रखें, या नाउन होता है या इसके बाद आपके पास होता है प्रोनाउन। तो ये तो हमारे पास हो गई हैं सब्जेक्ट की दो किस्में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्या है, पैटर्न है, उसको हम थोड़ा सा मजीद आगे जाएं, उसको हम बोलेंगे कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल सेंटेंस, दे पेंटेड द वॉल व्हाइट। अच्छा, अब यहाँ पर आप जरा गौर कीजिएगा कि इसके अंदर आपके पास दे जो है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, पेंटेड दैट इज वर्ब, ठीक है। अच्छा जी, द वॉल वर्ब के यानी काम की वजह से जिस पर असर पड़ा है वो है वॉल, और किस किस्म का असर पड़ा है?
वो है white। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट आपको डिफाइन करता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस किस्म का काम हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास 5 डिफरेंट और 5 बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। लेट्स गो अहेड। आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की कुछ टाइप्स के बारे में। ऑलराइट, इधर आ जाते हैं। अब सब्जेक्ट की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं और उन टाइप्स के बारे में हम बात करने लगे हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट क्या चीज होती है? सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट के अंदर आपके पास या तो कोर नाउन आता है बुनियादी, या उसके बाद आपके पास प्रोनाउन आता है, राइट? अच्छा जी, I think we should change the color, baby. So that is simple subject। सिंपल सब्जेक्ट्स में, सिंपल सब्जेक्ट में हम जुमला लिखेंगे कि he ran quickly। अब ही एक कोर हमारे पास प्रोनाउन है, या आप यूं बोले कि आसिफ ran quickly, एक ये। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक नाउन भी आता है और उसके बाद या प्रोनाउन, और साथ में उसके साथ एक मॉडिफायर भी आता है। हम बोलते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। ओ, कंप्लीट सब्जेक्ट। अच्छा, कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं। एक है सब यानी कि नाउन और प्रोनाउन, दूसरा हमारे पास है मॉडिफायर। अब मॉडिफायर क्या चीज होती है? जो अगर मैं यहाँ पर लिखूं ये जुमला लिखें, the tall dark horse ran। अब ये हमारे पास द टॉल डार्क हॉर्स, वैसे तो सिंपल सेंटेंस ये होता अगर हम इसके अंदर सिंपल सब्जेक्ट लगाते तो हम बोलते द हॉर्स ran, यस। बट हमने दो अल्फाज और भी ऐड किए, द टॉल डार्क हॉर्स। तो ये दो अल्फाज आपको क्या करते हैं? आपको इंफॉर्मेशन देते हैं किस चीज के बारे में जी? आपको यानी कि मॉडिफाई करते हैं किसको? सब्जेक्ट को। अच्छा जी, अब दूसरी चीज क्या होती है? तीसरी हमारे पास इसकी है जो सॉरी तीसरी हमारे पास इसकी टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड सब्जेक्ट। अच्छा, अब कंपाउंड सब्जेक्ट्स के अंदर हमेशा हमारे पास यानी कि दो या दो से ज्यादा हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक ही काम करते हैं। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो कि एक ही काम करें उसको हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल द हॉर्स एंड द डॉग रैन। अच्छा, सॉरी, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक को आप देखेंगे कि ये तो हमारे पास यहाँ हुआ है द हॉर्स, दूसरी हमारे पास हो गई है चीज द डॉग। अब इन दोनों ने एक ही काम किया है, भला कौन सा काम है? दोनों भाग गए हैं, ठीक है। द हॉर्स एंड द डॉग ran। फॉर एग्जाम्पल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर इन द रूम, ठीक है, आर इन द स्कूल एटसेट्रा। तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो एक ही वक्त पे यानी कि एक काम करें, या एक ही वक्त के अलावा आप इसको मजीद आसान करें कि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स का एक ही काम करना, उसको हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास है। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास होती है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। अब इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या चीज है? इम्प्लाइड सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि दिस सब्जेक्ट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर स्टूडेंट को कहता है स्टैंड अप,
ठीक है, स्टैंड अप। इस किस्म के जुमलों को हम बोलते हैं, या फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, या इसके अंदर हम ऑर्डर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे पास ये चीज हो गई है। अब एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूं, और वो चीज हमारे पास ये है, जैसे ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की भी है कि सेंटेंस के अंदर जैसे मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की है, एंड देन वी अगेन क्लासिफाई द प्रेडिकेट लाइक इनटू वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट्स। यानी कि पहले तो इन तीनों चीजों का होना जरूरी है, इंग्रेडिएंट्स जिसको आप बोलते हैं। चाय बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? उसके लिए आपको मिल्क लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको चीनी लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पत्ती लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पत्नी भी लेनी, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दूध, चीनी, पत्ती, ठीक है। पति का होना जरूरी है, खुद भी चाय बना सकते हैं, पत्नी ना भी हो तो इट्स ओके, लेकिन होनी चाहिए। अच्छा जी, जिंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, अब आगे हम जाते हैं कि एक तो हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस है, ही एट अ मैंगो। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है। कई दफा ऐसा सेंटेंस होता है कि उसमें हमारे पास कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलेंगे कि ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब ही है और गोज है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास है। टू स्कूल तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, इसमें हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, या इस इन अदर वर्ड्स आप ये बोलें कि ही ran quickly। so he subject, ran verb, quickly हमारे पास है verb, यानी कि इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज अ सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग। अच्छा, इसके अलावा कई दफा हमारे पास ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल, ओपन योर books। For example, look at the screen। अब इसके अंदर हमारे पास verb भी है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। अच्छा, इसमें हमारे पास ओपन योर बुक्स, हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट दोनों है, बट वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। जैसे जब आप लोग मैथ्स करते हैं तो मैथ्स के अंदर आप एक चीज लिखते होते हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल x की पावर 2, x की पावर 3 भी लिखते हैं, बट x की पावर 1 नहीं लिखते, सिर्फ आप x लिखते हैं, क्योंकि x के ऊपर जब भी कोई पावर ना हो तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। आप -2, -1, -2 वगैरह लिखते हैं, लेकिन आप सिर्फ 1, 2, 3 लिखते हैं। अगर कोई भी ऐसा हिस्सा है जिसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। कई दफा हम +1, +2, +3 भी लिखते हैं, फिर वो जिसको हम किस किस्म के डिजिट्स कहते हैं। मैं मैथ्स की क्लास यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। यानी कि इसके अंदर जब इस किस्म का कोई सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट्स हमेशा के लिए अंडरस्टूड होते हैं, हर बंदे को पता होता है। यहाँ पर मेरे सामने कोई बच्चा बैठा होता है, मैं कहता हूँ स्टैंड अप। अब स्टैंड अप मीन्स के उस बंदे को फौरन समझ आ गई है। मैं कहता हूँ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये देखिए मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, अब गिव वर्ब हुआ, ग्लास ऑफ वाटर हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कोई नहीं हुआ। सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, वो हमेशा यू होता है, यू जो लिसनर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जो नंबर 4 है उसमें हम देखते हैं कि और हमारे पास किस किस्म का सेंटेंस हो सकता है। उसमें हमारे पास ये होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं बच्चे दौड़ रहे हैं, मैं सिर्फ कहूंगा स्टॉप, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल स्टैंड अप, कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, स्टिल द सेंटेंस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। अच्छा जी, अब क्या हमारे पास कोई ऐसा भी, पहले हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खत्म किया, पहले हमने पूरा सेंटेंस लिख लिया, फिर ऑब्जेक्ट को खत्म किया, फिर हमने सब्जेक्ट को खत्म किया,
फिर हमने सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को खत्म किया। आया क्या ऐसा भी जुमला हो सकता है कि जिसके अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई वर्ब ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स सी। ऐसा कोई भी जुमला नहीं हो सकता। बट व्हाट इफ आई राइट अ सेंटेंस लाइक दिस, ही इज अ टीचर। इसके अंदर तो हमारे पास कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई ऐसा जुमला आए जिसके अंदर आपको ऐसा लफ्ज नजर आए जो बेसिकली तो होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसको आप काम लेते हैं किस चीज का? मेन वर्ब का, तो उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये लिंक करता है और यहाँ पर ये एज अ मेन सब्जेक्ट भी काम करेगा। सो इट मीन्स कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है कि जिसके अंदर वर्ब ना हो। बाकी सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस हो सकता है, विच इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। ऑब्जेक्ट के अलावा हमेशा सेंटेंस हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है कि देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो वर्ब, बट जो है ना, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सॉरी, देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो वर्ब, यानी कि नो सब्जेक्ट एंड नो ऑब्जेक्ट, बट देयर इज अ वर्ब ऑलवेज, राइट। और अगर ऐसा सेंटेंस आए कि जिसमें किसी किस्म का आपके सामने कोई आपको वर्ब नजर ना आए, बट स्टिल इट हैज अ वर्ब, व्हाई? बिकॉज जो आपको लिंकिंग वर्ब नजर आता है वो ही लिंकिंग वर्ब होता है जो कि सेंटेंसेस को लिंक करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक चीज है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अब प्रेडिकेट वाला क्या चीज है उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट अभी हम यहाँ पर बात करने लगे हैं टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली किस्म है प्रेडिकेट की, दैट इज सिंपल प्रेडिकेट। अब सिंपल प्रेडिकेट के बारे में तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं हम सिंपल प्रेडिकेट्स। अब सिंपल प्रेडिकेट क्या चीज होती है उसके बारे में एक जुमला लिखते हैं, द डॉग रैन। कुत्ते का बच्चा भाग गया। कुत्ते का बच्चा, जाहिर सी बात है, डॉग कुत्ते का बच्चा ही होता है, बकरी के तो बच्चा होता नहीं है। सो द डॉग रेन। अब रेन क्या चीज है? ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज हो गई है। दूसरी हमारे पास ये चीज हो गई है कि आपके पास है कंप्लीट प्रेडिकेट। आप कंप्लीट प्रेडिकेट क्या चीज है उसके बारे में आपको बताऊं कि एक तो हमारे पास जो है ना एक वर्ब होता है, और दूसरा या तो ऑल द अदर पार्ट्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, या इसके अलावा आपके पास यूं समझे कि अदर पार्ट्स के अलावा आपके लिए कंफ्यूजन होगा तो आपका है ऑब्जेक्ट, आपका है कॉम्प्लीमेंट, आपका है एडवर्ब्स, आपका है एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन, राइट। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है एक तो सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा हमारे पास ये हो गया है कंप्लीट प्रेडिकेट, राइट। अब कंप्लीट प्रेडिकेट क्या चीज होती है? कंप्लीट प्रेडिकेट, सॉरी फॉर द राइटिंग, पीछे स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है तो हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही क्लासेस लिया करेंगे। बात 2-3 दिन तक इंशाल्लाह सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अच्छा जी, सो कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक तो आपके पास वर्ब होता है, दूसरा आपके पास या तो कंप्लीमेंट होता है, या तो आपके पास जो है एडवर्ब्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं, या अदर देन दैट उसके अलावा आपके पास जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं, इसी सेंटेंस को हम आगे लेकर जाएंगे। सो द डॉग रैन। अब द डॉग रैन को मैं कहूंगा, लेट्स सपोज द डॉग रैन क्विकली अक्रॉस द रोड, राइट। द डॉग रैन क्विकली अक्रॉस द रोड। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो चीजें हो गई। एक हमारे पास हुआ सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अलावा जितना भी आपको पार्ट नजर आ रहा है ये है प्रेडिकेट। इसके अंदर ये हमारे पास वर्ब हुआ, ये हमारे पास क्विकली एडवर्ब हुआ, और उसके बाद अक्रॉस द रोड यानी कि किस तरफ भाग गया है। तो इट मींस कि कंप्लीट प्रेडिकेट वही होता है जिसके अंदर आपके पास वर्ब भी होता है, उसके बाद अदर जो है ऑब्जेक्ट्स भी, अदर वर्ड्स भी होते हैं। अच्छा, नंबर 3 हमारे पास है, लेट्स चेंज द कलर, दैट इज
कंपाउंड प्रेडिकेट्स। अब कंपाउंड प्रेडिकेट वाला क्या चीज है? कंपाउंड प्रेडिकेट जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं था कि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स थे और उन दोनों ने एक ही काम किया तो कंपाउंड सब्जेक्ट था। ये उससे उलट है कि कंपाउंड प्रेडिकेट उससे उलट है। कैसे? मैं कहता हूं द डॉग ran and barked। सो सब्जेक्ट तो हमारे पास एक है लेकिन एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किए, एक तो वो भाग गया, दूसरा वो भौंका है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड प्रेडिकेट हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास चीजें हो गई हैं। आई होप दैट यू एंजॉय द सेशन वेरी मच और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम वंस अगेन बातें करेंगे मजीद तफसील से और नेक्स्ट सेशन में हम जो है बातें करेंगे फ्रेज और क्लॉज के हवाले से, उनकी जो है टाइप्स के हवाले से हम बात करेंगे। आई होप यू एंजॉय द सेशन एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।